नमस्कार दोस्तों भारत की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और करोड़ों लोग का जीवन मानसून पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना एल नीनो भारत के मानसून को प्रभावित कर सकती है? आखिर एल नीनो क्या है और यह मानसून पर कैसे असर डालता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम मानसून को देखते हैं। तो मानसून लार्ज स्केल पर मौसमी हवाओं में परिवर्तन की घटना है, जिसकी दिशा गर्मी और ठंडी के बीच स्थल और समुद्री जल के अलग अलग हीटिंग रेट के कारण बदलती रहती है। चूंकि स्थल भाग की स्पेसिफिक हीट जल की तुलना में कम होती है, इसलिए स्थल भाग जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है। गर्मियों में स्थल भाग के जल्दी से गर्म हो जाने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसे भरने के लिए समुद्र से, जहाँ उसी समय हाई प्रेशर क्रिएट रहता है, समुद्री हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर समुद्री भाग से स्थल की ओर चलने लगती हैं। हिंद महासागर में चलने वाली इसी मौसमी हवा को मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब दोस्तों, एंशियंट पीरियड में अरबी ट्रेडर्स और नाविक जब हिंद महासागर के रास्ते भारत आते थे, तो यात्रा के दौरान वे देखते थे कि साल में 6 महीने ये हवाएं एक दिशा में और 6 महीने ठीक उसके विपरीत दिशा में चल रही होती थी। इस सीजनल विंड चेंज को उन्होंने मौसम नाम दे दिया, जिसे बाद में पुर्तगाली व्यापारियों ने इस अरबी शब्द को पुर्तगाली भाषा में मोनसाओ की संज्ञा दी। अंग्रेजों ने बाद में इसे मानसून शब्द कहना शुरू कर दिया और आज भी यह मानसून के नाम से जाना जाता है। अब 10वीं शताब्दी में एक अरब स्कॉलर अल मसूदी ने सबसे पहले मौसिन नाम से इस विंड साइकिल का पूरा मैप तैयार किया था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण पूरब से पश्चिम की ओर पूरे ग्लोब पर ट्रेड विंड का निर्माण होता है, जो कर्क और मकर रेखा के बीच चलती हैं। मकर रेखा से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और कर्क रेखा से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर के पास आकर कन्वर्ज करती हैं, जिससे इक्वेटर के पास हवाओं की ऊपर उठती हुई एक दीवार सी दिखाई पड़ती है, जिसे ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अब अप्रैल और मई महीने के बीच भारत के मेनलैंड, थार के मरुस्थल और तिब्बत का पठार अधिक गर्म हो जाने के कारण लो प्रेशर एरिया बन जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के सहारे इसी समय सूर्य वर्टिकल चमक रहा होता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मैस्क्रीन हाई द्वीप के पास सर्दियों की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर बने हाई प्रेशर से हवाएं भारत पे बने लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं और ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को पार कर नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवेश करती हैं। जैसे ही ये हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवेश करती हैं, तो ये कोरियालिस फोर्स के प्रभाव में आ जाती हैं, जिससे इनकी दिशा पूरब की ओर मुड़ जाती है। अब ये साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं या ट्रेड विंड के नाम से चलने लगती हैं। ये नमी से युक्त होती हैं और भारत में मानसूनी वर्षा लाती हैं। साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं भारत के सुदूर दक्षिण में पहुंचकर 2 ब्रांचेज में बट जाती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच से सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा होती है। इसके बाद यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे ऊपर उठती हैं और संघनन की क्रिया के कारण बादल बनते हैं, जिससे भारत के केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी बारिश होती है। अरेबियन सी ब्रांच की ही एक शाखा गुजरात और राजस्थान में भी प्रवेश करती है, पर अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर पड़ जाने के कारण और थार के मरुस्थल के स्थित होने के कारण ये मानसूनी हवाएं स्टेबल होकर नीचे बैठने लगती हैं, जिससे यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून विंड की दूसरी शाखा आंध्र प्रदेश, ओडिशा में बारिश करते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रवेश करती है, जहां ये अरेबियन सी ब्रांच से मिलकर हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, जिससे भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में वर्षा होती है। आइए अब अल नीनो के बारे में समझते हैं।
दोस्तों एल नीनो को समझने से पहले हमें पैसिफिक ओशन में चलना पड़ेगा। सामान्य स्थिति में पैसिफिक ओशन में विषुवत रेखा के सहारे गर्म जल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तट पर इकट्ठा होता रहता है, जिसे वार्म वेस्टर्न पैसिफिक पूल कहते हैं। इसके सहारे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं, जो पूर्व की ओर बढ़कर पेरू तट पर उतरती हैं, जहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इससे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड पेरू के तट से ऑस्ट्रेलिया के तट की ओर बहने लगती हैं। अब वार्म वेस्टर्न पैसिफिक पूल के पास जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये बादल बनाती हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अच्छी वर्षा होती है। ऊपर उठती इन्हीं हवाओं की एक शाखा इंडियन ओशन की ओर पश्चिम में मुड़ते हुए मैस्क्रीन हाई के पास उतरती है, जिससे मैस्क्रीन हाई मजबूत होता है और ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं को एक थ्रस्ट मिलता है, जिससे भारत में अच्छा मानसून आता है और अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। अब एल नीनो सिचुएशन में होता क्या है कि ये वार्म वेस्टर्न पैसिफिक पूल पूरब की ओर मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पार खिसक जाता है, जिससे पैसिफिक ओशन के ऊपर बनने वाली एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन की दिशा बदल जाती है, जिससे पेरू तट के पास लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हवा ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तट के पास उतरती है, जिससे यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और इस प्रकार हाई प्रेशर से ट्रेड विंड्स पश्चिम से पूरब की ओर पेरू की तट की ओर बहने लगती है। इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी तक मैस्क्रीन हाई को मिल रहा वार्म वेस्टर्न पैसिफिक पूल से उठने वाली हवाओं का थ्रस्ट मिलना समाप्त हो जाता है, जिससे ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं। अब दोस्तों इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जून से अगस्त माह के बीच 80% और नवंबर तक 90% तक की संभावना एल नीनो के बनने की जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट फोरकास्ट में भारतीय मानसून से लॉन्ग पीरियड एवरेज का केवल 90% बारिश होने की संभावना जताई है, जो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों इस वर्ष सुपर एल नीनो की संभावना को देखते हुए कई अखबारों में इसके लिए गॉडजिला एल नीनो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में इस घटना का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। अभी भी भारत में 50% कृषि भूमि सिंचाई की जगह वर्षा जल से सिंचित है। अब एल नीनो की घटना से मानसून जब कमजोर होगा, विलंब से और कम वर्षा होगी और हीट वेव के अधिक सक्रिय होने से इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, तो मिट्टी की नमी में तेजी से गिरावट होगी, जिससे देश के कई हिस्सों में सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ सकती है, खाद्यान्न फसलों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम किसी ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।